नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेस्ट 200 प्रश्न की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका सेट 2 है। इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्नों को कवर करते हैं और ये इसमें व्याख्या सहित इसमें हल बताया जाता है। ये इकाई 7 से संबंधित प्रश्न इसमें होते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण से। और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जो परीक्षा है 17 दिसंबर को होने वाली, उससे संबंधित ये सीरीज़ चल रही है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी इस इकाई से संबंधित प्रश्नों को हल करने में, विज्ञान और पर्यावरण के प्रश्नों को। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, ओजोन परत पृथ्वी को किस से बचाता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? उल्कापिंड से, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से, हानिकारक वायु से या फिर अंतरिक्ष मलबा से। ओजोन परत का सूत्र होता है O3 और ये बचाता है हमें अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। और जो वायुमंडल की विभिन्न परतों से संबंधित आप यहाँ पे चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इतने मंडल यहाँ पे होते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों में। इससे संबंधित और भी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। इसमें ओजोन गैस की सघनता ज़्यादा होती है और ओजोन एक तीखी गंध वाली नीली गैस है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, जैसा कि हमने प्रश्न में बात किया। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिससे समताप मंडल कहा जाता है। तो ये किस मंडल में है? ये समताप मंडल में ये ओजोन परत। समताप मंडल ये वाले, इस वाले इसमें ये है ओजोन परत। ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है और अगर ये किरणें सीधी धरती पर आएंगी तो इससे समुद्री जीवन खत्म होने के साथ ही मनुष्य में कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जन्म लेगी। इसलिए ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि ये यूवी रेस को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? संगठक मतलब जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वनस्पति, जीवाणु, जानवर या फिर वायु। तो यहाँ पे जीवीय संगठक यहाँ पे कौन सा नहीं है? वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर है, लेकिन वायु यहाँ पर नहीं है। आंसर है इसका डी। ये गलत वाला पूछा गया था, तो आंसर है इसका डी। ठीक है। जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आप प्रश्न को ये देखिए कि उसमें सही वाला पूछा गया कि गलत वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, नहीं। ठीक है। तो हमको गलत वाला उत्तर यहाँ पर लगाना है। मतलब गलत उत्तर नहीं, गलत ऑप्शन को चूज़ करेंगे और प्रश्न का उत्तर वो सही होगा। ठीक है। आंसर है इसका डी। आप यहाँ पे अन्य जानकारी देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी जैविक तत्व होते हैं और अजैविक तत्व होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और ये अन्य जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे संबंधित PDF डाउनलोड करने पर आपका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको रिविज़न आसानी से कर पाएंगे इस सीरीज़ का। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? कौन सा सूचकांक है ये जो माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ये है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, गामा सूचकांक, अल्फा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं, बीटा सूचकांक। ये है आंसर इसका बी। ये है अल्फा सूचकांक। आंसर इसका बी, अल्फा सूचकांक है ये। अल्फा विविधता परिस्थितिकी में स्थानीय स्तर पर साइटों या आवासों में औसत प्रजाति विविधता है। इसे अल्फा सूचकांक विविधता या फिर स्थानीय प्रजातियों के पुंज के साथ समुदाय विविधता भी कहा जाता है। और गामा सूचकांक कनेक्टिविटी का एक माप है। यह देखे गए लिंक की संख्या और संभावित लिंक की संख्या के बीच संबंध पर विचार करता है। गामा का मान 0 से 1 के बीच होता है और 1 का मान पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क को इंगित करता है। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी यहाँ पे हमने देखे। अगला सवाल है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? जो गर्मी में हम जो कूलर उपयोग करते हैं, इसका जो शीतलन है किस पद्धति या फिर किस प्रक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पे उच्च वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन, शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। तो यहाँ पे जो डेजर्ट कूलर होता है वो उसमें शीतलन होता है, वो जो पद्धति पर आधारित होता है वो है वाष्पन शीतलन। ठीक है। ये है आंसर इसका सी, वाष्पन शीतलन। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। डेजर्ट कूलर में लगे मोटर की सहायता से पानी को कूलर में लगी घास को पाइप के द्वारा भिगोया जाता है, जिससे उसके आसपास का तापमान आर्द्रता के कारण कम होता है और कूलर कमरे को ठंडा कर देता है। तो ये देखो, आप सभी ने देखे होंगे। तो इसमें जो पद्धति होती है या फिर जो सिस्टम यूज़ होता है वो है वाष्पन शीतलन का। ठीक है। ये है आंसर इसका सी। अगला सवाल है, हैलोजन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। पहले तो इस प्रश्न में आपको हैलोजन पता होना चाहिए कि हैलोजन होता क्या है। आप सभी ने आवास सारणी देखें। आवास सारणी में वर्ग है, कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त है। ठीक है।
तो 18 वर्ग में से जो 17वां वर्ग है, 17वां वर्ग, उसको हम बोलते हैं हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह। इसमें कौन कौन से जो तत्व है वो है FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये तत्व हैलोजन समूह में आते हैं। और इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा पीड़ाहारी की तरह उपयोग किया जाता है? पीड़ाहारी की तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो पीड़ाहारी की तरह यहाँ पे उपयोग किया जाता है ब्रोमीन। आंसर है इसका बी। आंसर इसका बी। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें 18 वर्ग है, 1 से लेकर ये 18 तक है। ठीक है, और यहाँ पे जो 17वां वर्ग है, ये वाला 17वां, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह। ठीक है, हैलोजन समूह में ये देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, FCl, Bri, At यहाँ पे दिए गए ये तत्व है। और इसमें ब्रोमीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उपयोग किया जाता है पीड़ाहारी के रूप में। आंसर इसका बी। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SP, D और F ब्लॉक होते हैं। SP, D और ये F ब्लॉक यहाँ पे दिए गए हैं। और भी जानकारी आपने इससे संबंधित पढ़े होंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी या फिर स्तनधारी जीव? स्तनधारी जीव, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या फिर व्हेल? स्तनधारी या स्तनपायी जीव इसमें से है व्हेल। आंसर है इसका डी। आंसर इसका डी। व्हेल समुद्रों में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जिसे जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नज़रिए से सिटेशिया के गण में शामिल किया जाता है। व्हेल अक्सर भीमकाय आकार के होते हैं और सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु में ले सकते हैं। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के या फिर वसा के? तो ये सहयोग करती है स्टार्च के। आंसर है इसका एक। आंसर इसका एक। मानव लार 99% पानी से बना है, जबकि इसका शेष 1% अन्य यौगिक जैसे इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिकों तथा एंजाइम होता है। लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक है, भोजन का पाचन यदि कहाँ शुरू होता है, यदि ये प्रश्न है तो होता है मुंह से, मुख से। ठीक है, मुख से ही इसका पाचन चालू हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए, स्टार्च। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉनसन या फिर हरगोविंद खुराना? तो डीएनए की खोज जिन्होंने की थी वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। आंसर है इसका ए। आंसर इसका ए। डीएनए की संरचना की खोज 1953 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 2 स्ट्रैंड यानी द्विकुंडलित, इसको हिंदी में बोलेंगे, 2 स्ट्रैंड के साथ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव रखा था। डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलित जो उसकी संरचना होती है डीएनए की, उसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। इस खोज के लिए वाटसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको किसको मिला था? नोबेल पुरस्कार यहाँ पे वाटसन को। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, कड़वाहट के लिए जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए जीभ का कौन सा क्षेत्र यहाँ पे संवेदनशील है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीभ का चित्र दिया गया है। हालांकि ये चित्र आपको जब पेपर देने आएंगे तब नहीं मिलेगा, आपको समझाने के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये चित्र डाल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अगला भाग है ये सॉल्टी यानी नमकीन, जो नमकीन स्वाद है उसको महसूस करता है। ये बीच वाला जो भाग है ये पिंक कलर का, ये है मीठे, मतलब मीठे संबंधित चीज़ों का स्वाद यहाँ पे आता है। सौर मतलब यहाँ खट्टे चीज़ों का स्वाद यहाँ पे आता है। बिटर मतलब जो कड़वाहट, कड़वी चीज़ों का स्वाद यहाँ पे आता है पीछे वाले हिस्से में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेते हैं नोक या टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग या फिर किनारा। यहाँ पे पूछा गया कड़वाहट के लिए जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए पिछला हिस्सा ये वाला बिटर। ठीक है, ये है पिछला भाग। आंसर इसका सी। आंसर है इसका सी। ठीक है, और अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, उसके द्वारा विकसित नहीं किया गया है? यहाँ पे देखिए फिर ये प्रश्न आ गया नहीं किया गया वाला। ठीक है, नहीं किया गया है। तो ये सवाल आपको देखना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम जल्दी में प्रश्न पढ़े, आंसर ऑप्शन देखें, 3 में से 1 मतलब 4 में से 3 तो होते हैं जो विकसित किए गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया विकसित नहीं किए गए, लेकिन 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे आएंगे जो विकसित किए गए होते हैं। तो उसमें से एक आप पहली नज़र में देखेंगे और उसको जो टिक करके आते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है आराम से, ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न की मांग क्या है। उतना आराम से नहीं कि आपका पेपर छूट जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पूछा गया विकसित नहीं किया गया। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं,
नॉकडोर्ना, एंटूथ एग्जिट या फिर लुकोस्किन। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, नॉकडोर्ना, एग्जिट और यहाँ पे लुकोस्किन, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं, ठीक है। और एक जो है एमटूथ, ये ऑप्शन वाला बी वाला है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किए गए। आंसर है इसका बी, आंसर इसका बी। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक R&D विंग है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ की 51 प्रयोगशाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान करती है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है और वे 26 अगस्त 2022 को डीआरडीओ के अध्यक्ष बने। इससे पहले वे डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी। आई होप ये सेट 2 आपको पसंद आया होगा और इससे संबंधित प्रश्न में आपको काफ़ी आसानी हुई होगी, ताकि ये आपके 17 दिसंबर में होने वाले जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, उसमें आपको आसानी हो सके। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।